अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 15 का टॉपिक देखेंगे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग द एम्पिरिकल डाटा। ठीक है, अब हमारे पास टाइट्रेशन होती क्या है, किस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का जो एम्पिरिकल डाटा इस्तेमाल कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। एम्पिरिकल डाटा का मतलब होता है ऐसा डाटा जो हमने ऑब्जर्वेशन से लिया होता है, हमने किसी कैलकुलेशन के जरिए लिया होता है या फिर किसी क्वेश्चन के जरिए लिया होता है। ठीक है, तो वो डाटा हम उसको एम्पिरिकल डाटा कहते हैं किसी भी सोल्यूशन का हमने इर्तिकाज इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है, तो हम किस तरह से टाइट्रेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहते हैं अगर हमने किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो हम लोग उसको टाइट्रेशन के जरिए मालूम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइट्रेट करते हैं किसी ऐसे सोल्यूशन के साथ जिसकी कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता होती है, और जब तक हम उसको मतलब दोनों के दरमियान रिएक्शन करवाते रहते हैं जब तक हमारे पास कोई एंड पॉइंट जो है वो नहीं पहुंच जाता। मतलब हम दो सॉल्यूशंस के दरमियान रिएक्शन करवाते हैं, एक सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन का पता होता है और एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का हमें नहीं पता होता। मतलब एक की हमने डिटरमिन करनी होती है और दूसरे की हमें पता होती है, तो हम दोनों के दरमियान रिएक्शन करवाते हैं अनलेस के पूरे का पूरा रिएक्शन जो है वो कंप्लीटेड नहीं हो जाता। और इसके लिए हमें कहते हैं ये जो हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए रिएक्शन के लिए। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब है अगर हम दो सॉल्यूशंस के दरमियान रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस सॉल्यूशन की कितनी मिकदार चाहिए मुझे और दूसरे सॉल्यूशन की कितनी मिकदार चाहिए। तो वो बेसिकली जो है वो क्वांटिटी आपको बता रही होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके अलावा कहते हैं जो हम दो सॉल्यूशंस ले रहे होते हैं दोनों के वॉल्यूम्स का भी हमें पता होना चाहिए। टाइट्रेशन के दरमियान हमने दोनों के कितने वॉल्यूम्स यूज किए। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इस सारे में कहते हैं कि टाइट्रेशन में हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको ब्रीफली आपको बताऊं तो इसमें ना इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि दो हमने सोल्यूशन लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ब्यूरेट एक ट्यूब है। ठीक है, आपके पास इसमें एक सोल्यूशन ऐसा होता है जिसके हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी मालूम होती है, हमें उसको टाइट्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है। और यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन रखा जाता है जिसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी होती है। तो यहाँ पे हमने वही बात की है कि हमें दो सोल्यूशन चाहिए होते हैं, एक वो सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी होती है और एक सोल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। कहते हैं हम क्या करते हैं इन दोनों के दरमियान रिएक्शन करवाते हैं, और रिएक्शन एक पॉइंट ऐसा आता है, रिएक्शन कब तक होगा जब तक हमारे पास कंप्लीट नहीं हो जाता। कहते हैं पहली बात कि हमें दो हम सोल्यूशन लेते हैं, एक ही हमें कंसंट्रेशन का नहीं पता होता और एक का हमें पता होता है। ये जो टाइट्रेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन का हमें पता होता है। दूसरी बात कहते हैं हमें इन दोनों के वॉल्यूम का पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए मैंने इसका कितना वॉल्यूम लिया और इसका कितना वॉल्यूम मेरे पास यूज हो रहा है, मतलब कितना मैं वॉल्यूम दोनों का ले रही हूँ। अब इसका दरमियान रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन होता जाता है एक पॉइंट ऐसा आता है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। रिएक्शन कंप्लीट होने का हमें वैसे बेसिकली पता है, कैसे पता चलता है बच्चे, रंग उसका जो है ना वो कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होने से हमें पता चल जाता है रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो कहते हैं इसमें टाइट्रेशन में किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि हम जो यहाँ पे सोल्यूशन जो ले रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे स्पिरिट में लिया हुआ है, टाइट्रेंट लिया हुआ है, एक यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दूसरा लिया हुआ है, इन दोनों सोल्यूशन का मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए कि मैंने इसका कितना वॉल्यूम लिया, इसका कितना वॉल्यूम लिया। दूसरा, अगर मैं दो सोल्यूशन ले रही हूँ तो एक ही कंसंट्रेशन का मुझे पता होता है और एक ही कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी होती है। तीसरी बात कि हम रिएक्शन एक मतवाजी मसावात एक बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं जो हमें बताती है कि इसकी कितनी हमने क्वांटिटी ली है इस सोल्यूशन की जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है और इसकी जिसकी हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी है। ठीक है, और रिएक्शन हम कंप्लीट करवाते रहते हैं अनलेस के रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमने इसकी कितनी कंसंट्रेशन या कितनी इसकी क्वांटिटी या कह लें वी कैन से दैट कितनी इसकी मोल्स यूज़ किए और कितनी इसकी हमारे पास क्वांटिटी थी, रिएक्शन में हमारे पास कितने यूज़ हुए। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमें दोनों सोल्यूशन के वॉल्यूम्स का पता होना चाहिए, एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए, इसके अलावा हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए, तब जाके हम किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। अब किस तरह से उसको कर सकते हैं हम चाहिए, ये हमारे पास एक मिसाल के जरिए उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। कहते हैं एक मिसाल हम कंसीडर करते हैं और हम किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करने की तरफ जाएंगे कि कैसे उसको मालूम कर सकते हैं। कहते हैं टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड बिटवीन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब दो हमने सोल्यूशन लिए, एक HCl लिया हुआ है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, इन दोनों के दरमियान हमने रिएक्शन करवाया। अब कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी आपको दी हुई है, कंसंट्रेशन भी दी हुई है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें कंसंट्रेशन भी पता है और इसके हमें उसका भी पता है, वॉल्यूम का भी पता है। लेकिन जो HCl है इसके वॉल्यूम का हमें पता है, लेकिन वो कहते हैं इसकी कंसंट्रेशन मालूम करके दें। मतलब आप यहाँ पे ये देखें, आपको एक जो सोल्यूशन है, पहली बात कि दोनों सोल्यूशन के वॉल्यूम का पता है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी वॉल्यूम बता दिया, इसका भी वॉल्यूम बता दिया।
दूसरी बात, अब इसकी कंसंट्रेशन का पता है, एक सोल्यूशन की सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन का कंसंट्रेशन का मुझे पता है, HCl की वो कहता है मालूम करके दें, तो इसको देखेंगे। लेकिन हमने कहा था हम टाइट्रेशन करने से पहले, किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से Na सोडियम मिलकर Cl के साथ सोडियम क्लोराइड बना देता है, और यहाँ से हाइड्रोजन मिलकर OH के साथ मिलकर पानी बना देता है। लेकिन रिएक्शन में ये देखें, अगर इसका एक मोल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसका एक मोल यूज हो रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक ही यूज हो रहा है। तो दोनों की सेम क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही है। अगर इसके 2 मोल्स होंगे तो इसके भी 2 मोल्स होंगे। तो बेसिकली जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो हमें बताती है क्वांटिटी के बारे में, कि अगर मुझे क्वांटिटी लेनी है और इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब ये देखिए दोनों की सेम सेम है, अगर इसका मैं 1 मोल लूंगी तो इसका भी 1 ही लूंगी, इसके 2 लूंगी तो इसके भी 2 लूंगी। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें पता चलता है कि अगर हमने रिएक्शन करवाना है तो मुझे कितने यहाँ पे इनकी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ हमने यहाँ पे क्यों लिखी है, बाद में इसके रीजन बताते हैं। तो पहली बात मैंने दोनों के दरमियान रिएक्शन के लिए लिखी है कि किस तरह से रिएक्शन करते हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली है। अब ये देखिए मुझे इसकी कंसंट्रेशन जो है वो किसमें दी हुई है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब है वॉल्यूम किसमें लिया हुआ है, डेसीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब है मुझे इन दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम किसमें चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए। तो मुझे इनके वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से किसमें लेके जाना है, डेसीमीटर क्यूब में। बच्चे डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना वो बड़ा यूनिट होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चे, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। मतलब ये किसके इक्वल है, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। अब अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करें बच्चे, यहाँ पे मैंने इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया है। अब अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो बच्चे यहाँ पे 1000 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/1000, ठीक है। और मैं 1/1000, साथ में मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या था, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये मैंने डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे तो 1000 था लेकिन यहाँ पे 1000 दूसरी साइड पे चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/1000 डेसीमीटर क्यूब। मतलब जहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखा होगा उसकी जगह 1/1000 आ जाएगा, साथ में डेसीमीटर क्यूब। मतलब 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 1000 के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू किसमें आ जाएगी, डेसीमीटर क्यूब में। इसी तरह से हमारे पास जो HCl का वॉल्यूम है उसको भी किसमें करना है, डेसीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे भी इसको भी क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1000 से इसको भी डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम मेरे पास आ गया डेसीमीटर क्यूब में। अब ये देखिए मुझे हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका मेरे पास सोल्यूशन भी की वॉल्यूम भी गिवन है, और मेरे पास उसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू भी गिवन है। ये हमारे पास ना फार्मूला हमने पढ़ा था मोल्स के कंसंट्रेशन के। ये देखिए ये कंसंट्रेशन के लिए ना हमने जब टॉपिक पढ़ा था ना कंसंट्रेशन का, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, वहां पे कंसंट्रेशन का पढ़ा था मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। आपने यहाँ पे ग्राम्स नहीं लेने, आप यहाँ पे मोल्स ले लें, ठीक है, ठीक है। मोल्स ऑफ दिस सोल्यूट ले लें, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अगर आपने मोल्स निकालने तो बच्चे वॉल्यूम को क्या करें, इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर मैं कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो क्या दे देगा, आपको मोल्स दे देगा। तो यहाँ से इसी फार्मूले को यूज किया है, देखते हैं। तो ये देखिए ये मोल्स का कह रहा है कि हमारे पास क्या करेंगे, मोलर कंसंट्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन थी कितनी बच्चे, वो 0.5 थी, और उसका वॉल्यूम कितना था बच्चे, डेसीमीटर क्यूब वाला लेंगे तो वो 0.015 है। तो ये देखिए मैंने 0.015 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोल्स आ गए किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब ये बैलेंस इक्वेशन का यहाँ पे काम है। ये देखिए बच्चे यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल से, तो HCl के भी कितने थे, 1 ही मोल थे, 1:1 की रेशो थी। अब अगर इसके मोल्स मेरे पास 0.0075 है तो मेरे पास उसके भी फिर कितने होंगे, उसके भी तो सेम ही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की रेशियो क्या है, सेम सेम है। तो यहाँ पे देखिए जितने हमारे पास उसके मोल्स हैं उतने ही हमारे पास किसके हैं, HCl के हैं। तो जितने हमारे पास NaOH के मोल्स हैं उतने ही हमारे पास HCl के, क्योंकि दोनों के दरमियान एक एक मोल जो है वो रिएक्शन, दोनों के दरमियान कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, 1:1 की है, ठीक है। अब हमारे पास HCl के हमें क्या पता चल गया, हमें मोल्स भी पता चल गए, और ये देखिए हमारे पास ऑलरेडी उसकी वॉल्यूम तो दिया हुआ है। तो हमारे पास मतलब ये मेरे पास वॉल्यूम था जिसको हमने डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करवाया था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसका मोल्स का भी पता चल गया। अब हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली फाइंड आउट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाली 0.005, और वॉल्यूम तो ऑलरेडी हमें पता था तो उसको हमने सॉल्व कर लिया 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपको एक मिसाल दे दी है उसने कि जिसमें 2 सॉल्यूशंस का कंपैरिजन रिएक्शन करवाया गया है, उसमें दोनों सॉल्यूशन के आपको वॉल्यूम दे दिए हुए हैं, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे दी हुई है, दूसरे की कहते हैं आप मालूम करके दे।
एक्सरसाइज में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट इससे रिलेटेड, लेकिन क्विक चेक हमारे पास जरूर है। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास 15.3 क्विक चेक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। मतलब हमारे पास किसका हमने वॉल्यूम निकालना है, अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, to exactly neutralize the 25 centimeter cube of 0.1 mole per decimeter cube of KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का आपको वॉल्यूम भी दे दिया हुआ है और उसका आपको कंसंट्रेशन भी दे दी हुई है। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की दोनों चीजें आपको दे दी हैं, आपको वॉल्यूम भी दे दिया, उसकी कंसंट्रेशन भी दे दी है। लेकिन जो ऑक्सैलिक एसिड है जो उसकी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन दी है, कहता है उसको वॉल्यूम मालूम करके दे। तो इसको न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं साथ साथ। अब ये देखिए, ये वही न्यूमेरिकल लिखा हुआ है हमारे पास के कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का आपके पास कंसंट्रेशन दी हुई है, कहता है इसको वॉल्यूम मालूम करें। इसी तरह से हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का बच्चे आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है और कंसंट्रेशन भी दी हुई है। आप पहले ये बात देखें, दोनों की कंसंट्रेशन किस में है, डेसीमीटर क्यूब में। इसका मतलब है वॉल्यूम किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए। मैं इसको क्या करूँगी, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगी। लेकिन उससे पहले हमने कहा था सबसे पहला काम क्या है, आपको जो दो सोल्यूशन दे रहे हैं दोनों के हमें दरमियान रिएक्शन के लिए बैलेंस क्वेश्चन का पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ऑक्सैलिक एसिड जो है हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, ये हमारे पास उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि ऑक्सैलिक एसिड के 1 मोल होगा तो हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के कितने हम लेंगे, 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल लेंगे और रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट देंगे। मतलब जितने भी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होंगे ना, जो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड होता है उसका हाफ होता है। अगर यहाँ पे 2 है तो इसका ये वहां पे क्या होगा, 1 होगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन हमने लिख लिया, इसको बाद में यूज करेंगे। अब दूसरा हमने काम क्या किया था, हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन डेसीमीटर क्यूब में। तो इसका मतलब है फिर हमारे पास ये वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ये भी डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर क्यूब से अगर डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1000 से हम जब डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है 0.025 डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन हमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की भी दी हुई है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ डाटा लिख लिया है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की 0.1 है, ऑक्सैलिक एसिड की भी 0.1 है। अब हमारे पास ये देखें, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की हमें कंसंट्रेशन भी दी हुई है और हमें इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो हम इसका क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। ठीक है, तो मोल्स को मालूम करने का फार्मूला वही मैंने आपको ऑलरेडी पीछे भी देखा हम लोगों ने, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये हमारे पास टॉपिक में, मतलब ये देखिए हमारे पास मोल्स और वॉल्यूम में, वॉल्यूम का अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो क्या दे देगा, वो मोल से देगा। तो कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोल से देगा। कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, KOH की 0.1। ठीक है, और वॉल्यूम कितना, 0.025। तो ये आपके पास मोल्स की तादाद आ जाएगी। अब हमने ये मोल्स की तादाद आ गई पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से। अब हमने किसकी मालूम करनी है, हमने ऑक्सैलिक एसिड की मालूम करनी है बेसिकली, क्योंकि हम लोग तो ऑक्सैलिक एसिड के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। अब मैंने कहा है कि हमारे पास उसकी रेशियो जो है 1 और 2 की है, मतलब 2 और 1 की। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 2 होंगे तो 1 होगा। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कितने, 0.0025 के। अगर इसके 0.0025 होंगे तो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड के कितने होंगे, बच्चे मैंने कहा है कि हाफ होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे कितने थे, हाफ, तो इसके आधे थे। अगर यहाँ पे 0.025 है तो ये इसके आधे होंगे, तो यहाँ पे इसके कितने फिर मोल्स होंगे, 0.0025 का हाफ होंगे। उसके 2 से किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये मेरे पास इसको 2 से डिवाइड करके इसके मोल्स की तादाद आएगी। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड के यहाँ से मोल्स की तादाद हमें पता चल जाएगी कि हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें 2 से डिवाइड किया तो 0.00125 मोल आए ऑक्सैलिक एसिड के। अब हमें ऑक्सैलिक एसिड के मोल्स का भी पता चल गया और हमारे पास इक्वेशन में ऑलरेडी उसकी कंसंट्रेशन तो दी हुई है, तो कंसंट्रेशन भी हमें पता चल गई, मोल्स भी पता चल गई। तो अब हम इसके क्या निकाल सकते हैं, हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली फार्मूला वही है, हमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इधर ले जाएंगे, कंसंट्रेशन इधर ले जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम उधर लेंगे तो कंसंट्रेशन को इधर ले जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा मोल्स ओवर हमारे पास कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मोल्स ओवर कंसंट्रेशन। मोल्स हमारे पास कितने हैं, 0.00125 और कंसंट्रेशन 0.1 है। ठीक है, तो मेरे पास डिवाइडेड बाई डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर हाँ इसको दोबारा से अगर सेंटीमीटर में करना चाहिए ना तो बच्चे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हम किस में कर सकते हैं, इसको सेंटीमीटर क्यूब में कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब से जाना 1000 में, सॉरी डेसीमीटर क्यूब में, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करके हम डेसीमीटर क्यूब में कहते हैं। अगर डेसीमीटर क्यूब से वापस जाना है तो बच्चे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक ओके। लेकिन अगर आप दोबारा से सेंटीमीटर क्यूब में जाना चाहें तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्विक चेक था जो इस टॉपिक से रिलेटेड था। ठीक है, जो अभी हमने आज का टॉपिक देखा। अब हमारे पास ये ना
टॉपिक से रिलेटेड ऐसा एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपके पास कोई मिसाल पूछी जा सकती है, जैसे ये मिसाल आपसे दी हुई है आपसे, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जांपल जो आपके पास है, ये क्विक चेक है, वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। या फिर ये वैसे पूछा जा सकता है टॉपिक की फॉर्म में, हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग द एम्पिरिकल डाटा। तो उसमें आपको ये वाली स्टेटमेंट, ये पूरा पैसेज लिखना पड़ेगा कि हम दो सोल्यूशंस लेते हैं, एक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी होती है, दूसरे की हमें पता होती है। दोनों सोल्यूशन के वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए, और रिएक्शन के लिए जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो भी हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उस चीज़ को बताता है। टॉपिक में ऐसा कोई मतलब एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट नहीं है इससे रिलेटेड, या फिर हमारे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टिल हम करेंगे। ठीक है, मजीद इसमें कुछ पूछा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल के तौर पर एग्जाम्पल पूछ सकता है, क्विक चेक पूछ सकता है, या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ये वाला टॉपिक, उसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक है, मजीद कुछ पूछा मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।